नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में NTA UGC नेट हिस्ट्री UGC नेट इतिहास की ऑनलाइन क्लास 67 है। दोस्तों, हम एक महीने की तैयारी में ही आपका नेट JRF करवा देंगे। सफलता आपकी कदम चूमेगी, थोड़ी मेहनत कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट JRF पर आप हमारा बायोडाटा देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल। दोस्तों, इन जो हमारी क्लास हो चुकी हैं आप इनकी PDF भी ले सकते हैं। आप हमारे नंबर 87554753 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और PDF वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेट होकर समझना। ठीक है, मानव का विकास एक समान या लगातार नहीं हुआ, अपितु यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं। लिखना सीखने के पहले भी मानव इस धरती पर लाखों वर्ष पहले रह चुका था। यह लंबा सुदूर अतीत जब मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा तो उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। यानी कि दोस्तों, मोटी मोटी भाषा में बताऊं कि जिस समय कोई लिखित विवरण नहीं थे उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, और जब कुछ लिखित विवरण मिले परंतु उनको पढ़ नहीं पाए तो उनको बोलते हैं ऐतिहासिक काल, और जिनको पढ़ पाए उनको ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है। उसने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगूर नामक स्थान में प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की। ये औजार पत्थर के बने हुए छुरे और तीर के फलक थे। 1853 ईस्वी में जॉन इवांस ने जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के किनारे प्राप्त कारीगरी की क्रिया से गुजरे पत्थरों का एक विवरण प्रकाशित किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्नल मीडोज टेलर ने हैदराबाद में उत्खनित महापाषाण युगीन कवरों की कई रिपोर्ट प्रकाशित की। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध अधिकारी रॉबर्ट्स ब्रूस फ्रूट ने की। उसे चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार प्राप्त हुए। फूट पेशे से तो भूवैज्ञानिक थे, किंतु उन्होंने दक्षिण भारत में अनेक प्रागैतिहासिक ठिकानों का पता लगाया और पाषाण युग के शिल्प से संबंधित तथ्य इकट्ठे किए। 1930 में MC बर्किट ने कृष्णा नदी से एकत्रित सामग्री का एक विवरण प्रकाशित किया। विलियम बिंग, ब्राउन, काकबर्न, CL कार्लाइल आदि विद्वानों ने भी अपनी खोजों के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों से कई पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ईस्वी में डीटेरा तथा पीटरसन द्वारा किया गया। इन दोनों विद्वानों के निर्देशन में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसे हुए पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया। परंतु इन प्रारंभिक प्रयत्नों के बावजूद भारत विश्व के प्रागैतिहासिक मानचित्र पर प्रतिष्ठित नहीं हो पाया। अंततः सर मार्टिमल व्हीलर के प्रयासों के फलस्वरूप हमें भारत के समग्र प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान हुआ। 1950 में स्टुअर्ट पिगट की प्रसिद्ध कृति प्री हिस्टोरिक इंडिया ने भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन को नई दिशा प्रदान की। मानव उन स्तनपायी जीवों की जाति का था जिन्हें प्राइमेट्स कहते हैं।
इन वर्गीकरण में बानर, लंगूर और छछूंदर भी शामिल हैं। मानव का उद्विकास बानर से माना जाता है। मानव जैसे प्राणी अथवा आदिम होमोनिड्स सबसे पहले अफ्रीका में अभिनूतन काल में, जिसको प्लीस्टोन्स एपोच के नाम से के प्रारंभ में प्रकट हुए। अभिनूतन काल में दुर्भाग्यवश प्रापाषाण काल के मानव के कोई अस्थिपंजर भारत में नहीं मिले हैं। यद्यपि उन बानरों के जीवाश्म जिनसे मानव और वर्तमान बानरों का अंततगोत्वा विकास हुआ, शिवालिक की पहाड़ियों में मिले हैं। इनमें से सबसे सुविख्यात बानर 80 लाख वर्षों के पहले भी थे। उन्हें रामापिथिकस नाम दिया गया। सबसे पहला बानर मानव जो सीधा चलता था, मध्य अफ्रीका में पाया गया, उसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया। इसकी एक उपजाति जिंजैंथ्रोपस औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख साल पहले रहते थे। सर्वप्रथम औजार निर्माता के रूप में उन्हें आरंभिक प्रापाषाण कालीन संस्कृति का नेता कहा जा सकता है। ये अन्य पशुओं की तरह नंगे और बाहर खुले में रहते थे तथा बेर, गिरीदार, फल, कंदमूल और कीड़े मकोड़े खाते थे। एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड आदि मानव की हड्डियां मिली हैं जो सीधा होकर चल सकता था, इसलिए उसे पिथिक्रैंथोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया। यह जावा मानव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अनेक वर्षों बाद इसी के जीवों के 40 जीवाश्म पिकिंग, जो चीन में पड़ता है, पिकिंग के निकट एक गुफा से प्राप्त हुए। इसे पिकिंग मानव या सीनेंथ्रोपस के नाम से जाना जाता है। यह आदि मानव आग जलाना जानता था। चीन पर जापान के आक्रमण के दौरान सीनेंथ्रोपस के अस्थिपंजर और अवशेष या तो खो गए या चोरी हो गए। जर्मनी में निएंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। यह निएंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता था। अब से लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व हिमयुग के चौथे हिमकाल में वह रहता था, किंतु अब से 40,000 वर्ष वह सहसा खत्म हो गया। निएंडरथल मानव मृतकों का आदर करता था और शवों को पूजा की सामग्रियों सहित कब्र में दफनाता था। इस प्रकार उसका किसी न किसी तरह के धर्म और पुनर्जन्म में विश्वास था। निएंडरथल के बाद आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। इसकी कई उपजातियां थीं, जैसे क्रोमेग्नान, ग्रिमाल्डी और चांसलेट आदि। भारत में मानव के विकास के अद्यतन साक्ष्य शिवालिक पहाड़ियों के अभिनूतन प्लियोसीन युगीन निक्षेपों से मिलते हैं। मानव के जिस रूप के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं उसे रामापिथिकस की संज्ञा दी गई है, परंतु पूरे भारतीय महाद्वीप में आदि मानव का कोई जीवाश्म फॉसिल नहीं मिला है। यद्यपि उसके अस्तित्व का संकेत पत्थर के उन औजारों से मिलता है जो 2,50,000 ईसा पूर्व के आसपास के माने जाते हैं। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से प्राप्त पत्थर के उपकरणों को 14 लाख वर्ष पुराना बताया गया। 1983 में रावलपिंडी के पास रिवात में शिवालिक पहाड़ियों के निक्षेप में ऐसे उपकरणों का समूह प्राप्त हुआ जिन्हें 19 लाख वर्ष पुराना बताया गया। पत्थर के कुछ उपकरण शिवालिक पहाड़ियों के भारत में पड़ने वाले हिस्सों में से भी प्राप्त हुए हैं जिन्हें 25 लाख वर्ष पुराना बताया गया है। इसी प्रकार की खोजों के बावजूद अब तक भारत में न तो मानववत प्राणी होमिनिड के और न मानव के जीवाश्म प्राप्त हो पाए हैं, परंतु इस बात को लेकर विद्वानों में सहमति है कि अफ्रीका के बाद ही भारत में मानव का आगमन हुआ।
भारत की आबादी के नेतृत्वीय विभाजन के क्रम में कुछ वर्षों पूर्व हर्बर्ट रिजले का मत मान्य था। उन्होंने भारतवासियों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया: मंगोल, भारतीय आर्य द्रविड़, मंगोल द्रविड़, आर्य द्रविड़, शक द्रविड़, तुर्की और ईरानी। सन 1933 में एच हंटन ने एक नवीन मत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार भारतीय प्रजातियों को भाषा संस्कृति के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नेतृत्व निरीक्षण के निदेशक BS गुहा ने नवीनतम मत प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार भारत में 6 प्रमुख प्रजातियां तथा उनके 9 प्रकार हैं। जैसे निग्रिटो, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तीसरा मंगोल, मंगोल में 2 जनजाति हैं, पेलियो मंगोलाओ और तिब्बती मंगोल। चौथा मेडिटेरियन, उसमें पहला पेलियो मेडिटेरियन, दूसरा मेडिटेरियन और तीसरा पूर्वी प्रकार। पाश्चात्य में भी 3 हैं, एल्पिनाइड, डायनेरिक और आर्मिनाइड हैं, और छठा हो गया नार्डिक। निग्रिटो अब भारत में लुप्त हो गई है। इसके कुछ अंश अंडमान, ट्रावनकोर एवं कुछ असम के अंगामी नागाओं में तथा कुछ पूर्वी बिहार के राजमहल पर्वत श्रृंखला में विद्यमान जनजाति में पाए जाते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भारत की निम्न जातियों में मिश्रित रूप से व्याप्त हैं। मंगोल समूह 2 प्रकार के हैं, दीर्घ शिरस्थ असम तथा म्यांमार सीमा में तथा दूसरे गोल सिर वाले म्यांमार या चिटगांव में मिलते हैं। तिब्बती मंगोल सिक्किम व भूटान में अस्तित्व में हैं। पहली मेडिटेरियन कन्नड़, तमिल व मलयालम भाग में आते हैं। यूरोपीय प्रकार के मेडिटेरियन पंजाब व ऊपरी गंगा घाटी में मिलते हैं। पूर्वी प्रकार पंजाब, सिंध, राजपूताना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में एल्पिनाइड काठियावाड़ क्षेत्र, डायनेरिक बंगाल, उड़ीसा, कुर्ग आदि में और आर्मीनाइड पारसियों को शामिल किया जाता है। नार्डिक पश्चिम भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों अब देखते हैं पुरापाषाण की अवस्थाएं। भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्था में विभाजित किया जाता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। रेखाचित्र के द्वारा इसे पूर्व पाषाण काल, जैसे भारत के विभिन्न भागों में पूर्व पाषाण काल से संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं। इस समय मानव मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करता था। इस काल के उपकरणों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों प्रागैतिहासिक देखते हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रागैतिहासिक को 3 भागों में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, जिसको आज हम पढ़ा रहे हैं, और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में आप देख सकते हैं पैलियोलिथिक एज इंग्लिश में वर्ड, और 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। मध्यपाषाण काल 8,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व, और नवपाषाण काल को मानते हैं 9,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक। दोस्तों पुरापाषाण जो काल है, ठीक है, उसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि पूर्व पुरापाषाण काल 25 लाख ईस्वी पूर्व से 9 लाख ईस्वी पूर्व, मध्य पुरापाषाण काल 9 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व, उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। सबसे पहला जो है पूर्व पुरापाषाण काल। भारत के विभिन्न भागों से पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं। इस समय मानव मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करता था। इस काल के उपकरण को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित
किया जाता है। पहला चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जहाँ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने एवं सपाट हो गए जाते हैं पेबुल बाटिकास्म कहलाते हैं। इनका आकार प्रकार गोल मटोल होता है। चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से बनाए जाते हैं। इसमें एक तरफ धार होती है और इसका उपयोग काटने के लिए होता है। चापिंग दोहरी धार वाला काटने का औजार है। हैंड-एक्स इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के बाद मदुराई तथा अतीरपक्कम में प्राप्त किए गए थे। ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर तथा स्क्रैपर हैं। क्लीवर तथा बिदारणी में दो दोहरी धार होती है। इसका उपयोग पेड़ों को काटने व चीरने के लिए होता था। स्क्रैपर या खुरचनी में एक पत्थर या ब्लेड होता था और इसका किनारा धारदार होता है। इसका उपयोग पेड़ की खाल या जानवरों का चमड़ा उतारने में किया जाता था। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में इन दोनों संस्कृतियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कश्मीर घाटी यह दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल पहाड़ियों और उत्तर पूर्व में हिमालय से घिरी है। कश्मीर में लिद्दर नदी के किनारे पहलगांव से हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, किंतु प्रापाषाण काल युग के औजार कश्मीर में ज़्यादा नहीं मिलते क्योंकि हिमानी युग में कश्मीर में अत्यधिक ठंड पड़ती थी। पोतवार क्षेत्र वर्तमान पश्चिमी पंजाब एवं पाकिस्तान में विस्तृत यह क्षेत्र पीर पंजाल और नमक पर्वत श्रृंखला के बीच में पड़ता है। इस इलाके में विवर्तनिक बदलाव आया था और इस क्रम में सिंधु एवं सोहन नदियों की उत्पत्ति हुई। सोहन घाटी पूर्व प्रापाषाण युग का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 1928 में D.N. वाडिया ने इस क्षेत्र से पूर्व प्रापाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए। 1930 ईस्वी के K.R.U. टॉड ने सोहन घाटी में स्थित पिंडी घेव नामक स्थल से कई उपकरण प्राप्त किए। यहाँ से हस्तकुठार और काटने के औजार मिले हैं। ये औजार अड़ियाल, बलवाल और चौतरा जैसी महत्वपूर्ण प्रापाषाण बस्तियों में पाए गए हैं। सोहन नदी का सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एक येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। ब्यास, बाणगंगा और सिरसा नदियों के किनारे भी प्रापाषाण युग के औजार पाए गए हैं। 1956 में बीबी लाल ने ब्यास नदी घाटी के स्थलों का पता लगाया था। राजस्थान यहाँ लूनी नदी के आसपास के क्षेत्र में कई प्रापाषाण युगीन बस्तियाँ पाई गई हैं। लूनी नदी का उद्गम अरावली क्षेत्र में हुआ था। चित्तौड़गढ़ में गंभीर नदी घाटी, पोटा संभाग में चंबल नदी घाटी तथा नगरई बेराज नदी घाटी में प्रापाषाण युग के औजार पाए गए हैं। राजस्थान के बागौर और दिदवाना क्षेत्र से भी प्रापाषाण युग कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। नागौर जिले में स्थित 16 आर और सिंगी तालाब अन्य महत्वपूर्ण स्थल थे। गुजरात यहाँ साबरमती, माही और उसकी सहायक नदियों के आसपास प्रापाषाण युग के अनेक औजार पाए गए हैं। सौराष्ट्र में भद्र नदी के आसपास प्रापाषाण युग के अनेक औजार मिले हैं, जैसे हस्तकुठार, खुरचनी, काटने के औजार, नुकीले औजार। कच्छ क्षेत्र में भी इस युग के अनेक औजार मिले हैं, जैसे हस्तकुठार, खुरचनी आदि। मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर में पूर्व पाषाण कालीन औजारों के साथ मध्य प्रापाषाण कालीन लुप्त जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी के हथनौरा ग्राम से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं।
नर्मदा के निकट भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका की गुफाओं में आदि मानव के निवास स्थलों का पता चला है। यहाँ लगभग 600 प्राचीन गुफाएं वेधशाला से खोजे गए हैं। प्रस्तर सामग्री के अतिरिक्त पुराचित्रों के अवशेष भी मिले हैं। हिरण, बारहसिंगा, सूअर, रीछ, भैंसा आदि के चित्र गुहा भित्ति चित्रों पर अंकित हैं। यहीं से परवर्ती चित्र श्रृंखला से भी प्राप्ति हुई है। इनमें जिनमें आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि का चित्रण मुख्य रूप से हुआ है। यहीं से आजमगढ़ की पहाड़ियों में भी पूर्व मध्य पुरापाषाण कालीन चरणों के शिल्प उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की बेलन घाटी में पूर्व पुरापाषाण युग से लेकर नवपाषाण युग तक के उपकरणों का एक पूरा अनुक्रम प्राप्त हुआ है। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। बेलन टॉन्स की सहायक नदी है जो मिर्ज़ापुर के मध्य पठारी क्षेत्र में बहती है। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, जहाँ हैंडएक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, चापर, चापिंग आदि सभी प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहजनाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित माता देवी की एक प्रतिमा मिली है जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। महाराष्ट्र में नेवासा के पास चिरकी में हैंडएक्स, खुरचनी, बेधक आदि पाए गए हैं। महाराष्ट्र के कोरेगांव, चंदौली एवं शिकारपुर में पुरापाषाण युगीन बस्तियां थीं। यहाँ रासे नदी, सिंहभूमि में भी हस्तकुठार, काटने के औजार आदि अनेक पुरापाषाण युगीन बस्तियां मिली हैं। इन बस्तियों में मुख्यतः हाथ की कुल्हाड़ियाँ और काटने के औजार पाए गए हैं। दामोदर एवं स्वर्णरेखा नदी की घाटियों से भी पुरापाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा, यहाँ बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी के डेल्टा क्षेत्र में पुरापाषाण युगीन औजार मिले हैं। उड़ीसा में मयूरभंज में बुहारलंग घाटी में प्रारंभिक और मध्य पुरापाषाण युग के कई औजार हैं, जैसे हाथ की कुल्हाड़ियाँ, खुरचनी आदि, ब्लेड आदि मिले हैं। दक्षिण भारत, यहाँ से हैंडएक्स परंपरा के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीपवर्ती क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट 1863 में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडएक्स प्राप्त किया है। उनके मित्र किंग ने मद्रास के अतीरपक्कम से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोज निकाले। इसके बाद डिटेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में येल, कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया। BD कृष्णस्वामी, RB जोशी तथा DK बनर्जी जैसे विद्वानों ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। दक्षिण भारत में मद्रास में स्थित कोर्तल्यार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थित बादमुद्राई से बहुसंख्यक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी नदी घाटी में दूसरे महत्वपूर्ण स्थल अतीरपक्कम एवं गुड्डियम है। यहाँ से भी बड़ी मात्रा में हैंडएक्स, क्लीवर तथा फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के हैंडएक्स एस्चुरिन प्रकार के हैं। आंध्र प्रदेश के गिद्दुलर, करीमपुरी तथा कर्नाटक में विशेषकर कृष्णा की दो सहायक नदियों मालप्रभा और घाटप्रभा के आसपास अनेक पूर्व पुरापाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इनमें कर्नाटक में अनगवाड़ी और बागलपुर प्रमुख हैं। गुलबर्गा जिले में स्थित हुसंगी अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। वर्तमान में पूर्व पुरापाषाण युगीन स्थल भारत के प्राय सभी भागों में मिले हैं, जिनमें असम की घाटियाँ भी सम्मिलित हैं। जीवन यापन, पुरापाषाणकालीन मानव को
कृषि का ज्ञान नहीं था। इस कारण से यह वनों के से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर निर्भर था। अर्थात इस काल का मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। प्रापाषाणकालीन युगीन बस्तियों में भारतीय और विदेशी मूल के जानवरों के अवशेष बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। नरवानर, नीलगाय, जिराफ, कस्तूरी मृग, बकरी भैंस, चिंकारा गाय, सूअर आदि स्वदेशी मूल के पशु प्रतीत होते हैं। ऊंट एवं घोड़े का संबंध उत्तरी अमेरिका से स्थापित किया जाता है। दरियाई घोड़ा एवं हाथी मध्य अफ्रीका से भारत पहुँचे होंगे। अधिकांश पशु उत्तर भारत की पश्चिमी सीमा से प्रविष्ट हुए होंगे। उस समय अफ्रीका एवं भारत के मध्य परस्पर संबंध अवश्य रहे होंगे। इस काल में पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी। इस काल के मानव को अग्नि का ज्ञान हो गया था, परंतु वह उसके उपयोग से परिचित न था, अतः वह कच्चे मांस का भक्षण करता था, यानी कि खाता था। कंदमूल एवं पशुओं के शिकार पर निर्भर ऋतु चक्र पर आधारित रही होगी। आत्मरक्षा मनुष्यों का सर्वोपरि लक्ष्य था। फलत पर्वतकंदराएँ, नदियों के कगार उसकी शरण स्थली बने। अभी तक वास्तुकला, मृदभांड कला का विकास नहीं हुआ, अतः उसकी सृजनात्मकता हथियारों एवं औजारों के निर्माण में प्रकट हुई। इस प्रकार पाषाण निर्मित औजार इस काल की क्रांतिकारी घटना थी। आयुध निर्माण में क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, लेटराइट एवं चेल्सीडनी का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। विद्वानों ने औजारों निर्माण की 2 प्रणालियों का उल्लेख किया है। विशेष रूप से भारत की उत्तरी भारत की अनेक प्रधान सोहन प्रणाली तथा दक्षिण भारत की कुठार प्रधान प्रणाली जीवन की प्रारंभिक अवस्था को दृष्टिगत करते हुए अनुमान लगाया जाता रहा है कि उस समय के लोगों में धार्मिक लोकोत्तर भावना का उदय नहीं हो पाया था। उस समय मानव के रहन सहन तथा सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति आदिमानव द्वारा बनाए गए चित्रों से होती थी। सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी पूर्व प्रापाषाण काल युगीन भीमबेटका में देखने को मिलती है, जिसमें 243 प्रागैतिहासिक शैलाश्रय हैं। प्रारंभिक चित्रों में हरे एवं गहरे लाल रंगों का प्रयोग हुआ है, जैसे हाथी, बाघ, गैंडे और सूअर के चित्र विशेष रूप से देखे गए हैं। कुछ चित्रों की लंबाई 2 से 3 मीटर तक है। उनकी विशालता को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आदि मानव इस जंगली जानवरों को न केवल भयावह मानता रहा होगा, अपितु उनकी क्रूरता का भी उनकी विशाल आकृति में प्रतिध्वनित होती है। खुदाई और चित्रकारी से पता चलता है कि शिकार ही जीवन यापन का मुख्य साधन था। इन चित्रों में बनी शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष और स्त्री में सरलता से भेद किया जा सकता है। इन चित्रों से यह भी पता चलता है कि प्रापाषाणकालीन युग के लोग छोटे छोटे समूह में रहते थे तथा उनका जीवन निर्वाह पशुओं एवं पेड़ों जैसे था। मध्य प्रापाषाण काल, इस काल में तापमान में भारी कमी आई, जिसका प्रभाव पाषाण
प्रौद्योगिकी और औजारों की किस्मों पर पड़ा। 1960 वाले दशक के पूर्व तक मध्य पाषाणिक चरण की अलग पहचान नहीं की जाती थी, लेकिन उस दशक में इस चरण को पहचान कर एक पृथक चरण के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। नेवासाई चरण की संज्ञा दी गई क्योंकि इसमें विशिष्ट पहचान देने वाले उच्च कोटि के औजार महाराष्ट्र में नेवासा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। नेवासा के निकट चिरकी के में मध्य पुरापाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्ट्जाइट पत्थरों के स्थान पर चेस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। इस समय उद्योग प्रमुख मुख्य सल्क से बनी वस्तुओं का था। इस समय के मुख्य औजार फलक, बेदनी, छेदनी और खुरसनी थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। खुरचनी इसमें एक ब्लेड होता है और इसका किनारा धारदार होता है। इसकी उपयोग पेड़ की खाल व जानवरों का चमड़ा उतारने में किया जाता है। वेधनी इसके दोनों सिरों की घिसाई करके प्रखर बनाया जाता है, जिससे आगे का भाग पतला एवं नुकीला बन सके। दक्षिणी यह ब्लेड के समान ही होता है, पर इसका किनारा दो तलों के मिलने से बनता है। दक्षिणी के काम वाले हिस्सों की लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती थी तथा इसका उपयोग मुलायम पत्थरों, हड्डियों, क्रोड़ों या गुफाओं की दीवारों पर नक्काशी के लिए होता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों से मध्य पुरापाषाण कालीन औजार पाए गए हैं। महाराष्ट्र में यहाँ पर नेवासा स्थान से प्राप्त उपकरण अत्यंत उच्च कोटि के हैं। नेवासा के निकट चिरकी में भी इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजस्थान थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा इन लोगों के लिए एक आदर्श क्षेत्र थी, क्योंकि वहाँ मीठे जल के अस्थायी स्रोत के निकट औजारों के लिए अच्छे पत्थर भी सुलभ थे। दक्षिणी थार में मध्य पुरापाषाणिक उद्योग के अन्वेषक B.N. मिश्र ने इसे लूनी की संज्ञा दी है। दक्षिण भारत में मध्य पुरापाषाणिक उद्योग के अन्वेषक B.N. मिश्र ने इसे लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। यह उद्योग नेवासाई से मेल खाता है। इस उद्योग के साक्ष्य खोखर, बरिधानी, मोंगरा आदि में मिले हैं। इस उद्योग का काल 45,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। अन्य क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रांतों से भी विभिन्न प्रस्थल खोजे गए हैं तथा बिहार में सिंहभूमि तथा पलामू जिला, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, सिंगरौली बेसिन, मिर्ज़ापुर, बेलन घाटी, मध्य प्रदेश
के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी और नर्मदा के किनारे स्थित समनापुर राजस्थान में बागान बैराग के इत्यादि समनापुर राजस्थान में बागन बैराज कादम्बिनी घाटी, गुजरात में स्वराज क्षेत्र, हिमाचल में ब्यास बाणगंगा तथा सिरसा घाटियों आदि विविध परास्थलों से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं उच्च पराप्रसारण काल, क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा अभी पूर्व प्रसारण काल और मध्य पराप्रसारण काल। अब पढ़ते हैं उच्च पराप्रसारण काल, लास्ट टॉपिक है हमारा। उच्च पराप्रसारण अवस्था में आर्द्रता कम थी। इस अवस्था का विस्तार हिमयुग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणताएं हैं, जैसे पहला नए चकमक उद्योग की स्थापना, दूसरा आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। इस काल का प्रधान प्रसारण उपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा संकरे आकार वाला वह पाषाण फलक है जिनके दोनों किनारों समांतर होते हैं, जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दुगने होते हैं। इस काल में तक्षणियाँ एवं खुरचनियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। इस युग में अस्थि उपकरणों का भी अधिकाधिक उपयोग किया जाने लगा। मत्स्यमाला, हार्पून और सुई जैसे कुछ औजारों की पहचान की गई है। उच्च पराप्रसारण का युग की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय खोज थी रोड़ी मड़वे डोंका चिनाई से बना 85 सेंटीमीटर व्यास वाला स्थूल रूप से गोलाकार चबूतरा। रोड़ी मलबे से निर्मित इस चबूतरे में के केंद्र में इलाहाबाद और बर्कले विश्वविद्यालय के उत्खननकर्ताओं ने प्राकृतिक पत्थर का एक तिकोना खोजा निकाला। उत्खननकर्ताओं के अनुसार ये उच्च पराप्रसारण काल युग के अंतिम आखेट संग्रह कर्ताओं के किसी समूह द्वारा निर्मित हैं। संभवतः भारत में उच्च पराप्रसारण उद्योगों का प्रादुर्भाव पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्र में हुआ। रिवात में 55वें पुरातात्विक स्थल में पुरातत्ववेत्ताओं की क्वार्टजाइट के बड़े समांतर पहलुओं वाले पत्थर के निर्माण के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल को मध्य से उत्तर पराप्रसारण काल चरण की ओर संक्रमण का सूचक माना गया है। अफगानिस्तान में संघाब की गुफाओं में भी उत्तर पराप्रसारणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। लोहड़ी की पहाड़ियों में माइल स्टोन 101 में कुछ पराप्रसारणिक स्थल मिले हैं, जिनमें मध्य और उत्तम पराप्रसारणिक स्थलों के बीच निरंतरता के तत्व दिखाई देते हैं। बेलन और सोन घाटियों में अनेक उत्तर पराप्रसारणिक स्थल पता चला है। इन दोनों घाटियों का अन्वेषण 1960 के दशक में प्रोफेसर T.R. शर्मा द्वारा किया
गया। बेलन घाटी में बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो में उत्तर प्रापाषाणिक चरण में लेकर नवपाषाण युग तक के क्रम का पता चला है। यहाँ से पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। उत्तर प्रापाषाणिक उपकरण दक्षिण आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटूर में भी पाए गए हैं। यहाँ फलकों एवं तक्षणियों का बहुत बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश के बेटमल्ले मच्चिल्ला में हड्डियों से बहुत से औजार मिले हैं। कर्नाटक के सोरापुर और बाजीपुर जिले से बहुत से उत्तर प्रापाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। मध्य गुजरात में बिसाडी से प्राप्त शिल्प अभिलेखों में उत्तर प्रापाषाणिक तथा नेवासाई मध्य प्रापाषाणिक तकनीकियों का मिश्रण देखने को मिलता है। बाकड़कर महोदय के अनुसार इनके द्वारा चित्रकारी के लिए रंग तैयार किया जाता था। संभव है कि विंध्य क्षेत्र के सलासर में बने हुए कुछ गुहा चित्र उच्च प्रापाषाण के ही हैं। इस प्रकार के गुप्त चित्र पश्चिमी यूरोप में प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल JB स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर देना और उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर देना, जिसके आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।